स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। महिला पर्यवेक्षक के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य की जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट करी है उसकी यह 5वीं क्लास है। महिला पर्यवेक्षक के लिए हर एक सब्जेक्ट्स की जिसमें पोषण एवं स्वास्थ्य, मैनेजमेंट, शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो चैनल पर जाकर विजिट जरूर करें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही आपको महिला पर्यवेक्षक के लिए प्रैक्टिस सेट भी चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, आईसीडीएस के संशोधित मानकों के अंतर्गत गंभीर रूप से कुपोषित या जिसे कि एसएएम बच्चों को कितना प्रोटीन दिया जाता है? ऑप्शन है 12 से 15 ग्राम, 20 से 25 ग्राम, 30 से 35 ग्राम या 40 से 45 ग्राम। तो आईसीडीएस के संशोधित मानकों, तो आईसीडीएस जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम या जिसे हिंदी में कहते हैं एकीकृत बाल विकास योजना। तो इस योजना के अंतर्गत जो गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए कितना प्रोटीन दिया जाता है, तो वह है 20 से 25 ग्राम प्रोटीन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 से 25 ग्राम प्रोटीन। साथ में आप लोग भी क्वेश्चन के आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक वायु वाहित रोग नहीं है? तो ऑप्शन है चेचक, इन्फ्लुएंजा, संग्रहणी या दस्त, एंट्रेक्स या जिसे एंथ्रेक्स कहा जाता है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि वायु वाहित रोग नहीं है। तो वायु वाहित रोग डायरिया या संग्रहणी या दस्त जिसे डायरिया भी कहा जाता है, तो यह वायु वाहित रोग नहीं है। राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड़िए मुखपाक या जिसे एंगुलर स्टोमटाइटिस कहा जाता है या जिहासोथ या जिसे ग्लासाइटिस कहा जाता है और ओस्टबेदर से सेलोसिस की कमी के लक्षण। तो ऑप्शन है विटामिन, फॉलिक अम्ल, राइबोफ्लेविन या आयरन। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा राइबोफ्लेविन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन दृष्टि और प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन है विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन के। तो दृष्टि और प्रतिरक्षा के लिए जो विटामिन है वह है महत्वपूर्ण विटामिन ए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खनिज हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है? ऑप्शन है कैल्शियम, आयरन, सोडियम या जिंक। तो याद रखिए कि हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम आवश्यक है या कैल्शियम मदद करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन बी। तो याद रखिए जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं। तो ऑप्शन में देखेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन बी जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम जिसे NIDDCP कहा जाता है का कार्यान्वयन स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो ऑप्शन दिए गए हैं अप्रैल 1970 से, अप्रैल 1982 से, अप्रैल 1992 से, अप्रैल 1998 से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 1992 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कारक माता और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए जोखिम स्थिति नहीं है? तो ऑप्शन है हार सामान्य से कम होना, माता की आयु 15 वर्ष से कम होना, माता की आयु 20 से 35 वर्ष होना, बहुत कम अंतरालों पर
बार बार गर्भवती होना। तो प्रश्न में पूछा गया है कि माता और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए जोखिम की स्थिति नहीं है, तो वह है माता की आयु 25 से 35 वर्ष होना। राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सभी ऑप्शन आप देख सकते हैं कि भार सामान्य से कम होना माता और शिशु दोनों के लिए जोखिम बन सकता है। माता की आयु 15 वर्ष से कम होना, यह भी जोखिम है। बहुत कम अंतरालों में बार बार गर्भवती होना, यह भी दोनों के लिए जोखिम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन आईसीडीएस का एक उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन है प्रतिरक्षीकरण, पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच, मधुमेह रोगी पोषण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मधुमेह रोगी पोषण, जो कि आईसीडीएस का एक उद्देश्य के अंतर्गत नहीं है। बाकी सभी जिसमें प्रतिरक्षीकरण, पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच, ये सभी आईसीडीएस के अंतर्गत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके बीच खाद्य अवकाश या फूड गैप के कारण प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन, अंतर्ग्रहण एवं आवश्यकता, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, वसा एवं प्रोटीन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्ग्रहण एवं आवश्यकता के बीच खाद्य अवकाश के कारण प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत इनमें से किस रोग के विरुद्ध संरक्षण नहीं दिया गया है? तो ऑप्शन है डिप्थीरिया, पोलियो, उच्च रक्तचाप, क्षय रोग या ट्यूबरक्यूलोसिस। तो सार्वभौमिकरण प्रतिरक्षी कार्यक्रम के अंतर्गत जो रोगों के विरुद्ध संरक्षण नहीं दिया गया है, तो वह है हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन फेफड़ों के ट्यूबरक्यूलोसिस का एक आम लक्षण नहीं है? ऑप्शन है ऊतक क्षय, बुखार, खांसी और बलगम बाहर आना या उच्च रक्तचाप। तो फेफड़ों के ट्यूबरक्लोसिस का एक आम लक्षण पूछा गया है नहीं है, तो वह ऑप्शन नंबर डी होगा, उच्च रक्तचाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में प्रवेश करके जन्मजात दोष उत्पन्न करने वाले पदार्थों जैसे मादक पदार्थों या विकिरण आदि को कहा जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, विरूपजन या जिसे टेराटोजेन कहा जाता है, कैंसरजन या जिसे कार्सिनोजेन कहा जाता है, या पाइका या पोषण। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विरूपजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन थायराइड ग्रंथि के हार्मोनों में उपस्थित होता है? तो ऑप्शन है कैल्शियम, वसा, आयोडीन या आयरन। तो आयोडीन थायराइड ग्रंथि के हार्मोन में उपस्थित होता है। राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में चाक, धूल व मिट्टी खाने की आदत को क्या कहते हैं? ऑप्शन है जीडीएम, पाइका, ईआईएच या एनआईडीडीएम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाइका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों से फैलने वाली एक व्यापक एवं आमतौर पर देखी जाने वाली बीमारी क्या है? तो ऑप्शन है हैजा और दस्त, टाइफाइड, क्षय रोग या ट्यूबरक्लोसिस, डेंगू और मलेरिया। तो याद रखिए कि डेंगू और मलेरिया मच्छरों से फैलने वाली एक व्यापक बीमारी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेंगू और मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएमआर 2010 के अनुसार नवजात शिशु 0 से 6 माह के लिए प्रतिदिन आवश्यक किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम शारीरिक भार की मात्रा। तो ऑप्शन है 100 किलोग्राम, 100 किलो कैलोरी, 115 किलो कैलोरी, 92 किलो कैलोरी या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर सी, 92 किलो कैलोरी।
जो ICMR 2010 के अनुसार बताया गया है, जिसमें नवजात शिशु 0 से 6 माह के लिए जो प्रतिदिन किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम शारीरिक भार की मात्रा है वह 92 किलो कैलोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिटनेस एक तीक्ष्ण रोग है जो बहिर्जीवी विष द्वारा प्रेरित होता है। तो ऑप्शन है क्लास्ट्रीडियम टेटनी, क्लास्ट्रीडियम पेरिफेंजेन, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म या लैक्टोबैसिलस। तो टिटनेस रोग जिस जीवाणु के कारण होता है उसका नाम है क्लास्ट्रीडियम टिटनी। उसका राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्लास्ट्रीडियम टिटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था काल में पर्याप्त भार वृद्धि वाली सुपोषित महिलाओं को स्तनपान के आरंभिक 6 महीनों में अपनी खाद्य अंतर्ग्रहण में की वृद्धि या कितनी वृद्धि करनी चाहिए। तो ऑप्शन दिए गए हैं 900 किलो कैलोरी प्रतिदिन, 600 किलो कैलोरी प्रतिदिन, 700 किलो कैलोरी प्रतिदिन या 800 किलो कैलोरी प्रतिदिन। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 600 किलो कैलोरी प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेटीनता या जिसे वामनता कहा जाता है की कमी या किसकी कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन है फ्लोराइड, आयरन, आयोडीन या कॉपर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती स्त्री की ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि ये अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है, या किसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है। तो ऑप्शन है गर्भस्थ शिशु की वृद्धि के लिए, शारीरिक गतिविधि के लिए, मानसिक गतिविधि के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो एक गर्भवती स्त्री की ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि उसके लिए जो अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है वह अपने गर्भस्थ शिशु की वृद्धि के लिए चाहिए होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक रहने वाला हठी, खांसी, जुकाम जिसे एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है, किसका संकेतक हो सकता है। तो ऑप्शन है क्षय रोग या ट्यूबरक्लोसिस या आम सर्दी जुकाम, खांसी या निर्जलीकरण। तो लंबे समय तक रहने वाली सर्दी जुकाम जो एंटीबायोटिक्स खाने के बाद भी ठीक नहीं होती है, तो वह किसका संकेतक है, टीबी का संकेतक है, जैसे कि क्षय रोग भी कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में इनमें से किस समस्या का अनुभव होता है। ऑप्शन है उबकाई और उल्टियां, एडिमा से कि तरल एकत्रित होने से उत्पन्न सूजन, प्रयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो गर्भावस्था में जो समस्याओं का अनुभव होता है उसमें उबकाई या उल्टियां होना, एडिमा जिसमें तरल एकत्रित होने से उत्पन्न क्या होती है, सूजन। तो यह दोनों ही अनुभव होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटापाग्रस्त शहरी बच्चों में होने की संभावना अधिक होती है, किसके कारण। तो ऑप्शन है कुपोषण, ऊर्जा की कमी, कार्बोहाइड्रेट की कमी, उपर्युक्त सभी। तो जो मोटापा है शहरी बच्चों में होने की संभावना अधिक होती है वह होती है कुपोषण के कारण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानपादिक रोग या महामारी का अर्थ इनमें से किसे कहते हैं, किससे है। ऑप्शन है गर्भवती स्त्रियों में रोग फैलना, किशोरों में रोग फैलना, बहुत से लोगों का एक साथ आक्रमण करने वाले रोग का प्रकोप, अधिकांश बच्चों को प्रभावित करने वाला रोग। तो अगर महामारी की बात करें तो यह बहुत से लोगों में एक साथ फैलने वाला रोग जिसे कि महामारी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर होगा, बहुत से लोगों पर एक साथ आक्रमण करने वाले रोग का प्रकोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परिवेशी कारक जो अप्रत्यक्ष रूप से कुपोषण से संबंधित है। ऑप्शन है व्यक्तिगत स्वच्छता, जनसंख्या घनत्व, परिवेशी स्वच्छता या परिवेशी
अपशिष्ट निकास या उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके उपयोग द्वारा रुग्णशीलता एवं मरणशीलता के जोखिम पर शरीर के भार के प्रभाव का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है? तो ऑप्शन है बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी रेट इंडेक्स, बॉडी साइज इंडेक्स या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स के उपयोग द्वारा रुग्णशीलता और मरणशीलता के जोखिम पर शरीर के भार के प्रभाव का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्कों में अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमैलेसिया की कमी या किसकी कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी की कमी के कारण ऑस्टियोमैलेसिया नामक रोग होता है वयस्कों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीडीएस के मानदंडों के अनुसार किशोरियों को दिया जाने वाला प्रोटीन का पोषण संपूरक है। तो ऑप्शन है 25 ग्राम प्रोटीन, 20 ग्राम प्रोटीन, 15 ग्राम प्रोटीन या 18 ग्राम प्रोटीन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25 ग्राम प्रोटीन। आईसीडीएस के मानदंडों के अनुसार जो किशोरियों को दिया जाने वाला प्रोटीन है वह 25 ग्राम प्रोटीन है जो पोषक संपूरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमोकोकल संक्रमणों में गंभीर रोग शामिल है जैसे? तो ऑप्शन है मानसिक विकार, उच्च रक्तचाप, न्यूमोनिया, मलेरिया। तो न्यूमोकोकल संक्रमणों में जो गंभीर रोग शामिल है वह है निमोनिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्थीरिया संक्रमण प्रभेद द्वारा उत्पन्न होता है किस जीव विष जनक के कारण? तो ऑप्शन है कॉर्नबैक्टीरियम डिप्थीरिया, माइकोबैक्टीरियम या साल्मोनेला या ई कोलाई। तो डिप्थीरिया संक्रमण प्रभेद द्वारा किस जीव विष जन्य के कारण उत्पन्न होता है? तो वह है कॉर्नबैक्टीरियम डिप्थीरिया। राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साप्ताहिक आयरन फॉलिक अम्ल संपूरक योजना एक समुदाय आधारित हस्तक्षेप है जो किसको संबोधित करती है? तो ऑप्शन है बेरी-बेरी, राइबोफ्लेविन, रक्त अल्पता या एनीमिया, मोटापे के 4। तो साप्ताहिक आयरन फॉलिक अम्ल संपूर्ण योजना जो एक समुदाय आधारित हस्तक्षेप है जो संबोधित करती है रक्त अल्पता या एनीमिया को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह में अल्प पोषण की संभावना अधिक होती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं 0 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चे, किशोरियां, गर्भवती एवं स्तनपान करा रही स्त्रियां या उपर्युक्त सभी। तो अल्प पोषण की संभावना अधिक होती है तो वह 0 से 6 वर्ष आयु वाले बच्चे, किशोरियां, गर्भवती एवं स्तनपान करा रही स्त्रियां, इन सब में हो सकती है संभावना अल्प पोषण की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना सुगम बनाने के लिए कब आरंभ या किसके लिए आरंभ की गई थी? प्रश्न ऐसा है, किसके लिए आरंभ की गई थी? तो ऑप्शन है अस्पताल में सुरक्षित प्रसव के लिए, घर में प्रसव के लिए, एम्बुलेंस में प्रसव के लिए या केवल सी सेक्शन की प्रसव के लिए। तो जननी सुरक्षा योजना जो आरंभ की गई थी वह अस्पताल में सुरक्षित प्रसव के लिए आरंभ की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SARS का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या जिसे गंभीर तीक्ष्ण श्वसन संलक्षण कहा जाता है, या सीवियर एक्यूट रेक्टल सिंड्रोम या जिसे गंभीर तीक्ष्ण मलाशयी संलक्षण कहा जाता है, या सीवियर एक्यूट
रीनल सिंड्रोम, जिसे गंभीर तीक्ष्ण वृक्क संलक्षण कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो SARS का पूरा नाम होगा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, से गंभीर तीक्ष्ण श्वसन संलक्षण कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु को गर्भवती माता से किसके माध्यम से पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन मिलते हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं, अंडाशयों, फैलोपियन नलिकाओं, गर्भनाल या प्लेसेंटा, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भनाल या प्लेसेंटा के द्वारा। गर्भावस्था के दौरान जो गर्भस्थ शिशु को गर्भवती माता से जो पोषक तत्व और ऑक्सीजन मिलते हैं वह प्लेसेंटा के माध्यम से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गर्भावस्था के दौरान सुझावित भार वृद्धि क्या है? तो ऑप्शन है 5 से 6 किलोग्राम, 7 से 8 किलोग्राम, 11 से 13 किलोग्राम, या 15 से 23 किलोग्राम। तो भारत में गर्भावस्था के दौरान जो सुझावित भार वृद्धि है वह 11 से 13 किलोग्राम है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन है जिन, अंडा, मछली, या मांस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिन। अपूर्ण प्रोटीन का उदाहरण जिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपान में अवपातन या तनुकरण, जिसे लेट डाउन कहा जाता है, प्रतिवर्तक के लिए उत्तरदायी हार्मोन है? तो ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, एल्डोस्टेरॉन, या टेस्टोस्टेरॉन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से होने वाला एक पोषण संबंधी विकार, दूसरा बच्चा होने पर पहले बच्चे को होने वाला रोग क्या है? तो ऑप्शन है अस्थि सुषिरता या ऑस्टियोपोरोसिस, क्वाशियोकोर, मैरिस्मस, या एडिमा, जिसे तरल एकत्रित होने से उत्पन्न सूजन कहा जाता है। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्वाशियोकोर, जो प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला एक पोषण संबंधी विकार है, या दूसरा बच्चा होने पर पहले बच्चे पर होने वाला रोग कौन सा है? क्वाशियोकोर है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपका महिला पर्यवेक्षक से संबंधित कोई भी समस्या या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो जल्दी हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।